ये कहानी है 1938 की। कैरली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आर्मी, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था। और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा। और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म। उसके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए, या अपना जो गोल था जिस पे उसने फोकस किया हुआ था उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पे जो साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहां पे। उन्होंने जा करके उसको कांग्रेचुलेट किया। कहा कि यार देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की। और उसने जवाब दिया, मैं यहां पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से। ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, ओनली हैंड से। कौन जीता? द मैन विथ द ओनली हैंड, कैरली जीत गया। लेकिन वो यहां नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाला 1940 पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने अपना सारा फोकस उठा करके कहां डाल दिया? 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उसके ऊपर। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उसकी एज थी 28 साल।
1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 इयर्स। और जो यंगर जो प्लेयर्स आते हैं निकल करके, उनसे कॉम्पीट करना मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। वो गया, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स, दोबारा कॉम्पीट किया उसने, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? गैरल ली। 4 साल बाद दोबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलंपिक्स। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते। अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत लंबी लिस्ट है। और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। क्या हर एडवेंचर स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम नहीं होता? क्या हर एडवेंचर की शुरुआत प्रॉब्लम से नहीं होती? बार बार गिर करके उठने में और वापस से ट्राई करने में क्या ये एडवेंचर नहीं है? इसमें जितना मजा है और किस चीज में है इस दुनिया में? क्या आपने काम किया और उसमें फेल हो गए, अब उसका सॉल्यूशन निकालो, क्या ये एडवेंचर नहीं है? अगर आपने इसको एडवेंचर जेन्युइनली समझ लिया तो क्या होगा? सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए छोटी भी। अब प्रॉब्लम को एडवेंचर नहीं समझा, प्रॉब्लम से डरते रहे तो क्या होगा? प्रॉब्लम तो फिर भी आएंगी। क्या हुआ? आपके सोचने समझने की जो शक्ति है, क्या हुआ ऐसे मोमेंट में? कम हो गई, खत्म हो। और जैसे उसको एडवेंचर देखा तो क्या हुआ? मजा आ गया, गिरे और एक्साइटेड हो गए। बिना प्रॉब्लम के ग्रोथ क्या है? अंदर से ग्रोथ का मतलब क्या है? कोई प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करना, दैट इज ग्रोथ, दैट इज लाइफ। आइस स्केटिंग रिंग में सोच करके जाना कि मैं आइस स्केटिंग करूंगी, लेकिन एक बार गिरने के बाद में, 2 बार गिरने के बाद में आकर के साइड में बैठ जाना, ये लाइफ है? क्या कोशिश करते रहना। 1000 चीजें ऐसी होंगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आपको करनी पड़ेगी। मान लो आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा। अब एक नजरिया ये है, आप इसको प्रॉब्लम की तरह देखो और अटक जाओ। दूसरा क्या है? इसको एडवेंचर बना दो। मतलब आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं और फिर भी मैं उस काम को कर जाऊं, तो आप क्या बनोगे? क्या हो जाओगे अंदर से? फिर कुछ भी खेल खेलने में आपको डर लगेगा क्या? जिसको अपनी प्रॉब्लम को एडवेंचर बनाना आ गया, उसको सीखना आ गया। जो आदमी कुछ भी सीख सकता है वो कुछ भी कर सकता है, जो कुछ भी कर सकता है वो कुछ भी पा सकता है। क्या ऐसा है जो वो नहीं पा सकता? Buy this car, you'll get girls. Buy this bra, you'll get guys. And we're seeing it so much that we start believing these lies, but the truth is, the makeup they're selling to make you feel prettier is the same makeup you buy to stop feeling shittier about this lie they keep telling you that you are not enough. And what about the movies we watch, all the shows on TV? The more I watch, the more I see I need you to complete me.
And yes, love is the answer, love is the key, but if you can't love yourself, how could you ever love me? And loving yourself, what does that even mean? Like massages and selfies and that sort of thing? Because the more I think about it, the more it feels weird. I've always been taught that self-love was something to be feared. I've been taught that arrogance is bad and vanity, it's not good. And even my bracelets are telling me to act how Jesus would. So what should I do?